गुड मॉर्निंग क्लास। तो पहले कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा क्या है। भाषा के बाद हमने पढ़ा उसका लिपि क्या है, फिर बोली क्या है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और बोली में क्या अंतर है। ठीक है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा तो अभी मैंने बताया है कि जो बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, परंतु भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बल्कि जबकि बोली का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है। मतलब एक क्षेत्र विशेषता की बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण भी होता है। व्याकरण के नियमों के अंतर्गत होता है, परंतु बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है। बोली में लोकगीत की रचना होती है, कहानियों की रचना, कथाओं की रचना होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा और बोली में अंतर। अब हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। उप बोली क्या है ये जान लिया आपने। अब हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। ठीक है, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बढ़ने लगता है, विस्तृत होने लगता है और उसमें अगर साहित्य की रचना होने लगती है, उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वो क्या बन जाती है, उपभाषा बन जाती है। आपको मैं एग्जाम्पल में दे रही हूँ। ब्रज तथा हिंदी की बोलियां हैं। ब्रज तथा अवधी हिंदी की क्या है, बोलियां हैं, परंतु इनमें साहित्य की रचनाएं हुई हैं। अवधी जैसे रामायण, आप लोगों के घर में रामचरितमानस होगा तो रामायण में जो लिखी गई भाषाएं हैं वो क्या है, अवधी है। ठीक है, कबीर आदि के जो दोहे हैं वो किन भाषा, दोहावली, कविता, दोहावली आदि जो है वो क्या है, वो भी बोली ही है, तो ब्रज भाषा में है। समझ गई है। तो इसमें क्या हो गया, साहित्य की रचना हुई है, इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है, तो ये उपभाषा कहलाने लगा। समझ गए। अब हम जानते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा क्या है। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज करने के लिए, अर्थात काम करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। भारत में सरकारी कार्यालयों में, भारत में अर्थात हमारे देश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है सरकारी कार्यालयों में। तो आपका दोनों ये जो हिंदी हो गया वो क्या कहलाया, राजभाषा कहलाया। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान, ठीक है, के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा की दर्जा कब मिली, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम हिंदी को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ गए ये चीज आप लोग। चलिए अब हम जानते हैं तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, व्यापक हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होती है तो वो क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। ठीक है ना।
तो हिंदी की जो बोलियां हैं, अवधी है, ये आपको कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, अवध उत्तर प्रदेश में। हरियाणवी आपको हरियाणा में, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बोली जो है वो आपको उत्तराखंड में बोली जाती है। ब्रज भाषा जो ब्रज की बोली जो है ये भी आपको उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और राजस्थानी है, राजस्थान में बुंदेलखंडी भी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, समझ गए? अब हम जानते हैं मातृभाषा के बारे में। हाँ, मानक भाषा। सबसे पहले जानिए मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक का मतलब होता है शुद्धता प्रदान किया गया। वे हमारे विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य रूप स्वीकृत किया गया, वही मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई तरह की भाषाएं आकर मिलती है। इसका जो क्षेत्र है ये व्यापक हो जाती है और बहुत ही विशाल हो जाती है। तो इस स्थिति में जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने कई शब्दों को सुधार कर, शुद्धता प्रदान कर इसे हिंदी भाषा में शामिल किया है, जो कि पहले भी हम पहले के कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? जैसे नए, पहले नए को न या एकार लिखा जाता था, लेकिन अब इसे मानक रूप देकर न ए नए लिखा जाता है। पत्ता को, अंत को, पत्ता को प त संयुक्त लिखा जाता है, लेकिन अब उसी पत्ता प ता कर ता ऊपर डैश दिया जाता था, लेकिन अब उसी पत्ता को प त संयुक्त आकार लिखा जाता है। ये मानक रूप जो हमारे शिक्षाविद है, वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया। ठीक है ना? अब हम जानेंगे मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा वो भाषा है जो कोई भी बच्चा जब बोलना सीखता है तो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से या अपने परिवार से ही सीखता है। ठीक है? कुछ भी बोलना सीखता है तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है बोलना? अपने घर से या अपने परिवार से। तो बच्चा जो भाषा अपने घर और परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है? बच्चा भाषा का जो पहला पाठ है, पहली बिंदु जो है, पहला पाठ जो है, वो सबसे पहले बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा उसकी माँ बोलती है, बच्चे की माँ बोलती है, वही भाषा बच्चा उसे सीखता है। जैसे अगर किसी भी बच्चे की माँ पंजाबी है, पंजाब की रहने वाली है, उसकी माँ पंजाबी बोलती है, तो बच्चा भी पंजाबी ही बोलेगा और उस बच्चे की मातृभाषा क्या हो जाएगी? पंजाबी हो जाएगी। ठीक है? अगर कोई बच्चा अलग अलग प्रांतों में रहने वाला है और उसकी माँ जिस भाषा में उससे बातचीत करती है, तो उस बच्चे का जो मातृभाषा है वो वहीं का हो जाएगा। ठीक है? जैसे राजस्थान की रहने वाली है, माँ अगर राजस्थानी बोलती है तो बच्चा भी सबसे पहले राजस्थानी ही सीखेगा। तो उस बच्चे की जो मातृभाषा है वो क्या हो जाएगा? राजस्थानी ही हो जाएगा। ठीक है? ये हमने जाना। पहले मैंने आपके सामने साहित्य की चर्चा की, तो अब ये जानिए कि आप साहित्य क्या है। साहित्य किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का, किसी भी भाषा में लिखे गए ज्ञान का संचित भंडार। संचित भंडार मतलब इकट्ठा किया हुआ, लिखा गया, जो हमारे पास उसका दस्तावेज हैं, जो संचित भंडार है, वो क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य में
किसी भी देश या जाति के जो विचार है, उनके जो मन के विचार है, वो लिखा हुआ रहता है और इसे लिखित रूप में संचित किया जाता है। साहित्य, अब आप जानेंगे, जैसे अभी तक तो आप कहानी कविता पढ़ते आए हैं, कहानी कविता को क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक होता है गद्य और दूसरा होता है पद्य। गद्य जो कहानी का जो भाग होता है वो गद्य कहलाता है, और सभी कविताओं का जो भाग होता है वो पद्य कहलाता है। ठीक है। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं। गद्य साहित्य जितने भी कहानी है, निबंध है, नाटक है, वो किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत। जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। तो पद्य साहित्य में क्या आता है? कविता आता है। जैसे महादेवी वर्मा के संस्मरण जो है, आपको मुंशी प्रेमचंद्र की जो कहानियां हैं, उपन्यास है, ये सभी गद्य साहित्य के उदाहरण है। तथा जितने भी गीत है, कविता है, गजल है, पद है, दोहे हैं, चौपाई हैं, छंद आदि, ये सभी पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको चर्चा किया था रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें चौपाई है, जो छंद है, चौपाइयाँ हैं। तो रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता जो है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। क्यों पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि इनमें चौपाइयाँ हैं। ठीक है, ये जान लिया आपने। अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण पहले भी मैंने आपको बतलाया है। व्याकरण का मतलब होता है व जोड़ आकलन, मतलब विशेष आकलन। ठीक है ना, जो हमें विशेष जानकारी देता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, शुद्ध रूप में उसे पढ़ना और शुद्ध रूप में उसे लिखना सिखाता है। सभी भाषाओं के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। ठीक है ना, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हम शुद्ध पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या नहीं, हमारे द्वारा लिखी गई जो बातें हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सभी ज्ञान हमें व्याकरण के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्याकरण क्या करता है? जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है, उसकी हमें जानकारी देता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध रूप से हमें परिचित करवाता है, शुद्ध रूप से हमें परिचित करवाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं व्याकरण के अंगों के बारे में। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार, दूसरा अंग होता है आपका शब्द विचार, और तीसरा अंग होता है वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग हो गए? 3। वर्ण, शब्द, सबसे पहले वर्ण लिखना हम सीखेंगे तभी शब्द लिखना सीखेंगे, और शब्द लिखना सीखेंगे तभी हम वाक्य लिखना सीखेंगे। तो पहला हो गया आपका वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार, और तीसरा हो गया वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। भाषा की जो मूल ध्वनियों के लिखित रूप को, भाषा के मूल ध्वनि मतलब जो मुख्य ध्वनि होती है, उसको लिखित रूप क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, कैसे उसकी रचना होती है, वो आकार, उच्चारण, उसका वर्गीकरण, मतलब किस वर्ग के अंतर्गत आता है वो, उसका उच्चारण कैसे होता है वो, आदि के विषय में हम जानेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार में हम क्या जानते हैं?
जो वर्णों की जो बनावट है उसके बारे में, उसके उच्चारण के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, आदि के बारे में हम किसके अंतर्गत जानते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत। अब है शब्द विचार। वर्णों के मेल से क्या होता है? शब्द बनता है। जैसे क वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, ठीक है। जैसे क जोड़ ल जोड़ म कलम बन गया। लेकिन उसी को अगर हम उलट पलट दे वर्णों को, ल जोड़ क जोड़ म लकम, इसका कोई अर्थ नहीं। कलम मतलब जिससे हम लिखते हैं वो कलम हो गया। तो ये क्रम में लिखा गया वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन अगर उसे सही तरह से नहीं लिखा जाए तो वो शब्द नहीं होगा। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति तथा रचना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है शब्द विचार के अंतर्गत। वाक्य विचार के अंतर्गत शब्दों के सार्थक में सबसे पहले आप ये जानिए वाक्य क्या है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। शब्दों के सार्थक क्रम में लिखे गए क्रम से जब हम लिखते हैं तो शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। जैसे राम आम खाता है, लेकिन आम राम है खाता, ये वाक्य नहीं होगा क्योंकि इसे क्रम से नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन राम आम खाता है क्या हो गया? ये आपका वाक्य हो गया। तो वाक्य विचार में वाक्यों के अंग, भेद, वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के विषय में हम जानेंगे, ठीक है ना। आदि के विषय में इस पर विचार किया जाता है। तो इनके बारे में वाक्य के अंतर्गत हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब है कंप्यूटर और हिंदी। आज हिंदी का जो व्यवहार है, हिंदी के व्यवहार का जो क्षेत्र है वो निरंतर लगातार फैलता जा रहा है। इसे बोलने सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वालों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अतः हिंदी शिक्षण तथा अध्यापन के क्षेत्र में कंप्यूटर का भी प्रवेश हो चुका है। हिंदी पढ़ाने में, हिंदी के अध्ययन और अध्यापन दोनों में ही, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है, ठीक है ना। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी के अखबार तथा पत्रिकाएं इसके द्वारा पढ़े जा सकते हैं। मोबाइल पर आप हिंदी के अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि पढ़ सकते हैं। अनेक ऐसी वेबसाइट हैं जिनसे हमें हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारियां मिलती है। बहुत सारे वेबसाइट है, अनेक वेबसाइट है जिससे हम हिंदी के बारे में, अनेक कवियों के बारे में, कहानीकारों के बारे में, कथाकारों के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। इंटरनेट के द्वारा हिंदी में हम ईमेल भी भेज सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हिंदी में हम ईमेल भी भेज सकते हैं और अपना ब्लॉग भी हिंदी में बना सकते हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा हिंदी भाषा घर बैठे भी सीखी जा सकती है। हिंदी भाषा हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस तरह हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक और विशाल हो गया है। आगे हम जानेंगे हिंदी के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियां हैं। हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान योन वॉशवा केटलार ने की थी। एक विद्वान थे जिनका नाम था योन योशिया केटलार। इन्होंने हिंदी के सबसे पहले व्याकरण की जो रचना है उन्होंने की थी, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द ताशी ने लिखा था, ठीक है। हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन सन 1826 में कोलकाता से हुआ था। हिंदी भाषा का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि उदंत मार्तंड उसका नाम था, इसका प्रकाशन आपको सन 1826 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। हिंदी भाषा की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी। पहली बोलती फिल्म
पहले, इससे पहले मुख्य भाषा में फिल्में आती थी, उसमें आवाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन हिंदी भाषा में पहली बोलती फिल्म आई। फिल्म का नाम क्या था? आला मारा। हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था। कहानी का नाम है उसने कहा था। ठीक ठीक है। प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजूंगी। व्याकरण आप समझेंगे, पाठ 1 समझेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम हो उसे आप फिर से पूछेंगे, मैं उसे बतला दूँ। थैंक यू क्लास।